तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो 85 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग सीरीज के अंतर्गत कर रहे थे और इसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक कर लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है और उसके बाद फिर आपका एक लेक्चर और आएगा, लेक्चर नंबर 8। और यहाँ पर आपके लेक्चर नंबर 8 तक आपके 85 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके बायोलॉजी के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में आ सकते हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर बिल्कुल आराम से तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट चीजों को जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न को समाप्त करने के बाद ही हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब सबके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय होते हैं, लघु उत्तरीय होते हैं, साथ ही में दीर्घ उत्तरीय होते हैं, हर एक टाइप के प्रश्न को यहाँ पर करवाया जाएगा विद सोल्यूशन के साथ में। यानी कि क्वेश्चन भी करवाया जाएगा और उसका उत्तर भी आपको यहाँ बताया जाएगा, कितना लिखना है, कैसे लिखना है और क्या लिखना है, पूरा चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो इसीलिए ये चैनल हमारा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर नंबर 7 में जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, तो आइए हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो चलिए इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और नेक्स्ट पेज पर जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, उसको हम लोग आइए देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जाते हैं। इसी प्रकार से जिसको ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उनको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। नंबर हमारा होता है 9793944481। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो ये सारी चीज आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं। तो अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका इस प्रकार से है कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। ये चीज हमको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि आपका डीएनए जो खंड होते हैं, खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि उनको दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कौन सा वह एंजाइम है जो कि आपका डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है, 2025 की बोर्ड परीक्षा में आपके आ सकता है, 2 बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो लाइगेज एंजाइम होता है वो आपका डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। उसी प्रकार से इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे। अब चारों ऑप्शंस में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप लोग अच्छे तरीके से याद करे रहोगे तभी आपको ये चीजें पता होंगी कौन सा एंजाइम आपका डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है और कौन सा एंजाइम डीएनए को काटने का कार्य करता है। ये चीज भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आगे आइए उसको समझते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, तो आप बताएंगे लाइगेज। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जोड़ने का कार्य तो आपको मैंने बता दिया, अब डीएनए को काटने का कौन सा कार्य करता है, कौन सा एंजाइम, उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका इसी से रिलेटेड है कि डीएनए का रासायनिक चाकू, यानी कि डीएनए को काटने का जो कार्य करता है कौन सा एंजाइम होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो इसमें भी आपको इसी प्रकार से ऑप्शन रहेंगे, न्यूक्लियेज, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज और साथ ही में आपका पॉलीमरेज और लाइगेज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो डीएनए का रासायनिक चाकू है वो आपका एंडोन्यूक्लियेज है। कौन सा है? आपका रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए रहना साथ ही साथ में, ताकि ये क्वेश्चन के आंसर आपको लगातार याद होते रहें। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त जो आपका संवाहक है उसका क्या नाम है। कौन सा संवाहक है जो आपका जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है, उपयुक्त माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपके ऑप्शंस हैं कि SU40, PBR 327, PBR 322 या फिर PUC। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन रहेंगे। अब यहाँ पर देखोगे PBR के 2 ऑप्शन है, ये आपका है PBR 322 और आपका है PBR 327। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको याद कर लेना है कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है आपका PBR 322, ना कि 327। यहाँ पर आपको याद रखना है। क्या रखोगे आप लोग याद कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक आपका है PBR 322। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपका हो जाता है, शॉटगन विधि का प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है शॉटगन विधि का प्रयोग, आइए समझते हैं। इसमें आपके इस प्रकार से ऑप्शन है, जीन चिकित्सा के लिए या फिर जीन संश्लेषण के लिए या फिर आनुवांशिक नियंत्रण के लिए या फिर जीन पूंजीकीकरण के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जीन
कह सकते हैं शॉटगन विधि का जो प्रयोग होता है वो आपका जीन पूंजीकरण के लिए होता है, तो इसीलिए आप इसको याद करेंगे, अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, फिर आप लोग याद कर लेंगे और साथ ही में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए भी रहिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी, यानी कि जीन अभियांत्रिकी की जो नींव है वो किस एंजाइम के खोज से पड़ी, उस एंजाइम का नाम हम लोग को बताना है। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए गायरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव जो आपकी है वो आपके प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियेज एंजाइम की खोज से पड़ी। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले ऑप्शन को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और साथ ही में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ कोशिकाएं दी गई हैं जिसमें हमको बताना है कि प्लाज्मिड किस कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पहला आपका जीवाणु कोशिका, दूसरा आपका पादप कोशिका, तीसरा आपका जंतु कोशिका या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से ऑप्शन रहेंगे, आपको याद रहेगा तभी आप लोग लगा पाओगे जीवाणु कोशिका के ऊपर। तो इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए कि प्लाज्मिड जो आपका होता है वो आपका जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। और साथ ही में इस पेज पर जितने प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, यदि आपको उन सभी प्रश्नों का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कितने भी, यानी कि अगर 3-4 के भी पता है तो भी आप लोग कमेंट करिएगा, और नहीं भी पता है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा साथ साथ में, ताकि हर एक क्वेश्चन आपका तुरंत के तुरंत तैयार होता रहे। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। तो अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है ये देखते हैं। तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है। आपके सामने इसी प्रकार से 3-4 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखे रहेंगे, जैसे कि रामदेव मिश्रा, बीरबल साहनी, के.सी. मेहता, राम उदार। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जो आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं वो आपके रामदेव मिश्रा जी हैं। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगाएंगे और याद करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी इसकी मत करना, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। यानी कि सबसे पहले क्या क्वेश्चन था कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक का नाम, तो भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं, रामदेव मिश्रा हैं। और यहाँ पर पूछा गया कि पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है J.D. वाटसन, A.G. टेंसले, K.R. स्पोर या फिर F.H. क्रिक। इस प्रकार से आपके ऑप्शन रहेंगे और आपको यहाँ पर याद रखना है कि पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वो आपका है A.G. टेंसले। तो इस पर आप लोग सही टिक लगाइएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना कि भारतीय की जब बात होगी यहाँ पर पारिस्थितिकी से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक के बारे में, तो आप लोग रामदेव मिश्रा पर सही टिक लगाएंगे। और यहाँ पर जब सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, इस वैज्ञानिक के नाम पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग A.G. टेंसले लगा दोगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है इकोटोन है। तो इकोटोन क्या है आइए समझते हैं। पहला ऑप्शन आपका देगा प्रदूषित क्षेत्र है, या फिर किसी झील का तल है, या फिर दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल है, या फिर एक समुदाय के विकास क्षेत्र है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब दो समुदाय आपस में मिलते हैं, यानी कि उनके मिलने से जो सम्मिश्रण का स्थल बनता है वही आपका इकोटोन कहलाता है। क्या होता है, दो समुदायों का जो आपका होता है उस सम्मिश्रण का स्थल ही आपका इकोटोन कहलाता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा लीजिएगा। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया की स्टोन प्रजातियां वातावरण में क्या चीज करती हैं, ये चीज हमको समझना है। तो की स्टोन जो प्रजातियां होती हैं वो वातावरण में परिवर्तन लाती हैं, स्थिरता लाती हैं और अधिक प्रभाव रखती हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो की स्टोन प्रजातियां होती हैं वह वातावरण में आपके परिवर्तन लाएंगी, स्थिरता लाएंगी और साथ ही में अधिक प्रभाव रखती हैं वातावरण में। तो ये सभी जो ऑप्शन है सही है, इसलिए आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा दीजिएगा, ये सभी पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। तो लाइकेंस में जो फंगस तंतु होते हैं पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमको इसमें बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है शैवालों से, या फिर वायु से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, ऐसे कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि शैवालों से
आपका पोषण प्रदान करते हैं, तो इसलिए आप लोग सवालों पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक जो संबंध है उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इसीलिए आप लोग पारिस्थितिकी पर सही टिक लगा दीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इस पेज पर भी जितने प्रश्नों का आंसर आपको पता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही में आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका लास्ट लेक्चर रहेगा, उसी में आपके टोटल क्लास और बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट वैकल्पिक प्रश्न हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।